हेलो स्टूडेंट। कल हम पढ़े थे कॉन्टिनेंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि ऑल वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर से लेते हैं। ओके, तो हमारा अर्थ जो होता है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट में जानते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। हमारा अर्थ में मोर देन 71% वाटर है। ओके, और 29% लैंड है। ओके, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट इज फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर जो होता है हमारा, वो वाटर का सब फॉर्म को जितने भी हमारा वाटर की फॉर्म है सबको कंसिस्ट करता है, मतलब सबको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जैसे कि आइस इन ग्लेशियर, ओके, अंडरग्राउंड वाटर, ओशन, रिवर, लेक, सब कुछ हाइड्रोस्फीयर में आता है। ओके, मोर देन 97% आर्थ वाटर फाउंड इन ओशन। जो हमारा 97 वाटर 70, पहले तो हमारा अर्थ में कितना वाटर मिलता है, 71%। इस 71% में भी हमारा जो पूरी 71% को हमारा 100 लेते हैं तो 97% अर्थ का जो वाटर वो कहाँ मिलता है, ओशन में मिलता है। और हम सबको पता है कि ओशन की जो वाटर है वो सॉल्टी है। ओके, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज फ्रॉम आइस शीट एंड ग्लेशियर। और उसके बाद जितने बचे हैं, ओके, पहले तो होता है 97% ओशन में, और उसके बाद जो हमारा फ्रेश वाटर मिलता है उसी से बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट क्या होता है, ग्लेशियर में है। ओके, और अंडरग्राउंड में है। ओके, ए वेरी स्मॉल परसेंट अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। तो ग्लेशियर, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ हमारे पे ग्लेशियर में है, और कुछ जो आइस शीट और अंडरग्राउंड में है, और कुछ जो बचे हैं जैसे कि 0.01 समथिंग, तो उससे हम यूज करते हैं ह्यूमन फ्रेश वाटर से। ओके, तो मतलब सोचो कि हम कितने छोटे पोर्शन हम यूज करते हैं। इसीलिए ब्लू प्लैनेट में क्या होता है, हमारा ब्लू प्लैनेट होके भी हमारा वाटर शॉर्टेज होता है। अब पढ़ेंगे ओशन, ओशन के बारे में। ओके, ओशन आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, ओशन है। अभी ही देखे हम कि ओशन में कितने पानी कंसिस्ट करते हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्ट। जो हमारा ओशन होता है ना, वो सब इंटरकनेक्टेड, मतलब लागे हुए के रहते हैं। ओके, जैसे कि ओशन, पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन के साथ लगा हुआ है, अटलांटिक ओशन के साथ लगा हुआ है, इंडियन ओशन अटलांटिक अटलांटिक के साथ लगा हुआ है। इसी तरह सब ओशन इंटरकनेक्ट हुए हैं। दो ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। ओशन वाटर क्या है, ओशन वाटर हर टाइम मूव करता है। थ्री चीप मूवमेंट उसका है, जो क्या है, एक होता है वेव्स, और एक होता है टाइड, और एक है ओशन करंट। ओके, 5 मेजर ओशन जो हमारा ओशन होता है, 5 मेजर ओशन क्या क्या है, पैसिफिक ओशन, एक अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, और एक होता है आर्कटिक ओशन। ओके, पहले देखते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट ओशन। ओके, सबसे बड़ा ओशन होता है पैसिफिक ओशन। ईस्ट स्प्रेड 1/3 ऑफ द अर्थ, ये 1/3 ऑफ द अर्थ से ओवर होता है। ओके, मारिन ट्रेंच हम पहले पढ़े थे, जो माउंट एवरेस्ट और मारिन ट्रेंच के बारे में पढ़े थे। मारिन ट्रेंच क्या होता है, जो सबसे बड़ा डीप होता है। ओके, मारिन ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में ये है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्किल इन शेप। पैसिफिक ओशन का जो स्ट्रक्चर कैसे है, सर्किल जैसा है। ओके, शेप। और इसके चारों तरफ कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो समझ रहे हो कितना कॉन्टिनेंट है। पहले होता है एशिया, मैं कंट्री का नाम नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्टिनेंट के बोल रहा हूँ। एशिया, नीचे में ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। लुक एट द मैप एंड आउट ऑफ द लोकेशन कंटिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। ये कोई बोल रहा है कि मैप देखो फिर पता करो। देखो हम मैप देखते हैं, तो ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन। कहाँ, ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये होता है एशिया कंटिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारा जो अर्थ राउंड है ना, तो इसमें तो फ्लैट दिया हुआ है, पर ये राउंड है ना, तो इसी तरफ भी ये भी क्या है, पैसिफिक ओशन। तो इसमें क्या, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और जो दूसरे साइड है उसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ओके,
इसी तरह ये इंडियन ओशन, जो कि अभी पढ़ेंगे हम इंडियन ओशन के बारे में, पहले यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद ये होता है अटलांटिक ओशन, जो एस शेप का है, उसे भी हम पढ़ेंगे। ओके, ये होता है आर्कटिक ओशन, ये होता है साउदर्न ओशन। ओके, चलो लेट्स कम टू द अटलांटिक ओशन। अब हम देखेंगे क्या अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। जो ये अटलांटिक ओशन होता है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। पहला होता है पैसिफिक, उसके बाद आता है अटलांटिक। इसका जो शेप है क्या है, एस शेप है। ये वेस्टर्न साइड में है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है उसका, और यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड में है। ओके, द coastline of Atlantic Ocean highly intended. This irregular and intended coastline provide ideal of location natural habitats. ये कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इट इज बिजिएस्ट ओशन, ये क्या है, बहुत बिजी ओशन है। तो इससे भी फिर से हम देख लेते हैं जो मैप में। तो मैप में देखने से क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से याद रह जाता है। ओके, तो ये होता है आपका अटलांटिक ओशन, जो कि एस शेप है। वेस्टर्न में साउदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, और ईस्ट में अफ्रीका एंड यूरोप। ओके, ये सबसे बिगेस्ट ओशन है। उसके बाद हम देखते हैं फिर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन है जो होता है इंडियन ओशन, जो कि हमारा इंडिया का कंट्री का नाम के बाद इसको नाम दिया गया है। ओके, इसका शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, जैसे कि ये से होता है ना ट्रायंगुलर। हाँ, इसका शेप ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इज बाउंड बाई एशिया। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हमारा एशिया है, एंड वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ओके, जैसे कि ये हो गया इंडिया, तो इसमें तो ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें हो गया अफ्रीका। ओके, नॉर्थ ये हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब पढ़ते हैं साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन encircles the continent of Antarctic and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये अंटार्कटिक ओशन के साथ लगा हुआ है, और 60 डिग्री नॉर्थ से इसको 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से आपको ले जाता है। अब पढ़ते हैं आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन लोकेटेड इन द आर्कटिक सर्किल, पूरे ऊपर में है नॉर्थ की। ओके, इट इज कनेक्टेड विथ पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन के साथ लगा हुआ है, छोटा सा जो नैरो स्ट्रेच में, उसको बदलते हैं क्या, बेरिंग स्ट्रेट। ओके, इट बाउंडेड नॉर्दर्न कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये यूरोप में है, एशिया में भी है, और नॉर्थ अमेरिका में है। कल पिछले क्लास में हम पढ़े थे यूरेशिया, तो अब कमेंट में लिखना कि यूरेशिया क्या है। ओके, यूरेशिया किसको बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, जो कल पढ़े थे हम, अर्थ की चारों तरफ घूमने वाला जो गैसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ओके, दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। इट प्रोवाइड अस विथ एयर ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रे। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर में गैस है, इस गैस से हमारा ब्रीदिंग के लिए हम इससे ही जो गैस पाते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए लेते हैं। ओके, और जो हार्मफुल गैसेस, जैसे कि सन से आता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस, क्षतिकारक होता है ना, हाँ, वो गैसेस को वो प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट अबाउट 1600 किलोमीटर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है कितने हाइट तक है, 1600 किलोमीटर। इससे याद रखना कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड। ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में है। ओके, इसे देखेंगे अभी। टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, these layers starting from अर्थ surface is called troposphere, stratosphere, mesosphere। ओके, तो इसमें हम अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। पहले आता है जो ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसको भी याद रखना है पूरी की पूरी। क्या होता है, पहले ये ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ओके,
द एटमॉस्फेयर इज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड oxygen which make of 99% of clean dry nitrogen, 78% oxygen, 21%। जो हमारा 99% क्लीन ड्राई एयर है उसमें से नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन क्या है 21%। अदर गैसेस क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब अदर गैसेस है 1%। ओके, तो मेनली हमारा क्या है नाइट्रोजन है और है ऑक्सीजन। समझे? ऑक्सीजन क्या काम करता है? ऑक्सीजन हमारा ब्रीदिंग में हेल्प करता है। नाइट्रोजन किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको उनकी ग्रोथ में वो नाइट्रोजन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट इट इम्पोर्टेंट एज इट इज ऑब्जर्व हीट रेडिएट बाय द अर्थ। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व करता है। ओके, देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म। इसी वजह से हमारा अर्थ वार्म होता है। और ज़्यादा वार्म होता है तो क्या होता है? ज़्यादा वार्म हो तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कैसे पढ़ते हैं? ग्लोबल वार्मिंग छोटा सा मैं बताता हूँ। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ज़्यादा ही वार्म हो जाएगा। ज़्यादा वार्म हो गया तो क्या होगा? ज़्यादा और वार्म होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ओके, द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर वेरीज विथ हाइट। डेंसिटी जो हमारा एटमोसफियर की जो हमारा डेंसिटी है वो एटमोसफियर की हाइट के ऊपर वेरी करता है। जैसे कि इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। सी लेवल मतलब सी, जैसे कि हमारा बोलते हैं ये हो गया सी लेवल में समझा देता हूँ। ओके, देखो ये हो गया माउंटेन, ओके ये हो गया आपका सी। तो इस सी लेवल में ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, सी लेवल में मैक्सिमम होता है एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। जो माउंटेन का जो बोलते हैं फुट कहते हैं ना माउंटेन की, इसमें ये कम होता है। और जब हम ऊपर की तरफ उठते हैं हिल की, ओके, तो जो हमारा डेंसिटी है वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है जो हमारा क्लाइंबर है माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं कि कोई भी हमारा जो हिल में चढ़ते हैं तो देखोगे वो क्या करते हैं? ब्रीदिंग में उनका प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऊपर जाते हैं। ओके, द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। हम जैसे कि ऊपर जाते हैं तो उसकी ऊपर जब जाते हैं तो उसमें टेम्परेचर भी हमारा कम होता है। इसलिए तो बहुत ज़्यादा जो होता है हमारा हिल, बड़ा बड़ा हिल में उसके ऊपर बर्फ़ होता है, राइट? इसलिए तो द एटमोसफियर एक्सपर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ इज वेरी प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर और सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ कुछ ऐसे प्लेस होता है जिसमें हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करने को मिलता है और लो प्रेशर। एक लो है जो कि क्या है? द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो हमारा एयर होता है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाता है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो विंड किसको बोलते हैं? याद रखना शॉर्ट के लिए, मूविंग एयर जो मूव करता है एयर उसको क्या कहते हैं? हमें विंड कहते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर भी पढ़ लेते हैं छोटा सा ही। बायोस्फीयर क्या होता है? ए नैरो जोन ऑफ कनेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर। जो नैरो जोन होता है जिसमें हमारा एटमोसफियर भी आता है, ओके, और क्या जो लिथोस्फीयर जो लैंड, ओके, एटमोसफियर एयर, और जो हाइड्रोस्फीयर जो वाटर, तीनों जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये लाइफ के लिए सस्टेनेबल, लाइफ सस्टेनेबल की प्लेस है। ओके, ये जो बायोस्फीयर है, ये ये जो बायोस्फीयर है ये अर्थ का यूनिक है। ओके, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोप एंड बैक्टीरिया का ह्यूज मामला। इसमें बहुत सारा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज अलग अलग है। जैसे कि माइक्रोब्स क्या है? जिसको हम माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। ओके, और बैक्टीरिया ह्यूज मामला, बड़ा बड़ा जो हमारा एनिमल्स हैं, ह्यूज मामला। ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइव। हमारा जो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, वो सब क्या कहते हैं? ईच अदर, लिंक्ड ईच अदर, सब ईच अदर ऊपर डिपेंड करते हैं। हम एक प्लानट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हम पर डिपेंड करते हैं, सब
ईच अदर डिपेंड करते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लैनेट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर। थ्री डोमेन होता है जो इंटरैक्ट करते हैं ईच अदर, अफेक्ट अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम और द अदर्स। कुछ अफेक्ट भी करते हैं, फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिल आवर नीड ऑफ फूड, जैसे कि हमारा नीड के लिए जो ट्री को काटना, क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वुड को काट के क्या करना, क्लीन करना लैंड फॉर हमारा एग्रीकल्चर के लिए। ओके, और सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक अर्थक्वेक, और ऐसे अर्थ भी जो चेंज होता है ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट, और जैसे कि अर्थक्वेक के वजह से। फॉर एग्जांपल द क्लाउड भी सबमर्जेंस ऑफ लैंड हैपेंड द केस ऑफ टी सुनामी रिसेंटली जैसे कि टी सुनामी हुआ था, टी सुनामी में सुनामी ओनली। पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ये सुनामी वजह से क्या होता है, एक अंडमान निकोबार की पार्ट है जो क्या है वो मर्ज हो गया था वाटर में डूब गया था। डिस्चार्ज ऑफ वाटर मटेरियल इनटू लेक and river make water unsuitable for human use, also damage other form. Emission from industry, the thermal power plants basically populate air, carbon dioxide is important constituent of air, but increasing the CO2 leads in global temperature। जो हमारा CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब हम बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट करते हैं, जैसे कि पावर प्लांट से व्हीकल से CO2 निकलता है, जैसे ऐसे जब बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अभी मैंने इसे समझाया भी था। देयर इज दोस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द अर्थ टू मेंटेन बैलेंस। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, लिमिट में हर रिसोर्स अवेलेबल है, बट हमको क्या करना है, उस रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से लिमिट में उसको यूज करनी चाहिए, बैलेंस में, नेचर से हमारे हम बैलेंस से चलना चाहिए। ओके, तो आज का ये जो चैप्टर इसमें ख़त्म हो जाता है। आपको क्वेश्चन आंसर करनी है, जो क्वेश्चन आंसर नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना है, उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।